हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पर। आज हम लेकर आ गए हैं फिर से साइंस का MCQ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे इंग्लिश में भी देखिए दिया हुआ है और ऊपर हिंदी में। ऑप्शन 1 है जल, ऑप्शन सेकेंड है कांच, प्लास्टिक या फिर मिट्टी। बतलाइए इनमें से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, मिट्टी। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH संभवतः क्या है। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है, एक या दो क्वेश्चन 100% आता है, एक से दो या कभी कभी 3 भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर देखिए क्या आता है क्वेश्चन। पहला में कि यहाँ पे आएगा कि अम्ल और क्षार से यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या आता है कि अम्ल का pH मान कितना होता है। pH मान से आएगा अम्ल का pH मान कितना होता है, या फिर ऑप्शन दे देगा, कहेगा इसमें से क्षार कौन है या फिर अम्ल कौन है, या फिर लिटमस पत्र से आएगा कि लाल लिटमस पत्र को नीला हो जाता है तो उस पर क्या डालेंगे कि फिर से वह लाल हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर देखिए सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए 7 है यहाँ पे, यह होता है उदासीन। 7 जो है वह उदासीन होता है, उदासीन। और 7 से जो ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा यानी कि 14 तक, यह होता है क्षार होता है, क्षार होता है। और 7 से कम होता है जितना भी, वो अम्ल होता है। यहाँ तक तो क्लियर है सभी लोगों का, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का। बतलाइए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि लाल लिटमस को नीला करता है, लाल को नीला कर देता है, नीला कर देता है तो यह क्षार होता है। लाल को नीला कर देता है तो यह क्षार होता है। और अगर नीला को लाल करता है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को समझ में बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे देखिए नीला लिटमस पत्र को अगर लाल कर देता है, नीले को लाल कर देता है तो यह अम्ल होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं आप लोगों का। और अगर लाल को नीला कर देता है तो यह क्षार होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है तो यह क्षार है। और अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि 7 के बाद जितना भी होता है 14 तक वो क्षार होता है pH मान। 7 के बाद 14 तक क्षार होता है, 7 से 14 तक। यानी कि यहाँ पे देखिए 10 दिया है बीच में, 7 के बाद 10 दिया है, बाकी सब यहाँ पे 7 से कम है यानी कि अम्ल है। और 7 के बाद जो है वो 10 दिया है, यह क्षार है, क्षार है यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का। बतलाइए जल्दी से। और एक और बात, अगर आप लोग इसका पहला क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर उसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहले के एग्जाम में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख लीजिएगा आप लोग, पूछा हुआ है या फिर हम सोल्व भी करा हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बतलाइए क्या हो जाएगा। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन डालते हैं तो क्या होता है, जल्दी से बतलाइए। देखिए हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं। देखिए CaOH2, OH2 यह होता है शुष्क बुझा हुआ चूना। इस पर हम क्लोरीन डालते हैं यानी कि Cl2 इस पर हम डालते हैं तो क्या बनाता है, यहाँ पे बतलाना है क्या बनाता है। और ये सभी के सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएंगे। और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है नोट्स से, क्योंकि 2023 में भी एग्ज़ाम हुआ था और 2024 में भी एग्ज़ाम हुआ था और नोट्स से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया हुआ था। तो आप लोग नोट्स को भी खरीद सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 69 रुपीज़ में, 69 रुपये में खरीद सकते हैं। और प्रीवियस ईयर में फिजिक्स का 30 में से 27 क्वेश्चन आया था, बायोलॉजी का भी और केमिस्ट्री का भी 30 में से 27 क्वेश्चन आया था सिर्फ उसी नोट से। आप लोग लाइव प्रूफ वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, उसका बना दिए हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। CaOH2 बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस डालते हैं। यहाँ पर देखिए क्लोरीन गैस डालते हैं तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण बनाता है प्लस H2O बनाता है। तो यहाँ पे देखिए विरंजक चूर्ण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, विरंजक चूर्ण। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिनेबार किसका अयस्क है। बतलाइए यहाँ पे सिनेबार किसका अयस्क है। सिनेबार यानी कि
HGS इसका होता है रासायनिक सूत्र। HGS किसका अयस्क है? तांबा का, पारा का, सल्फर या फिर सिलिकॉन का। तो जो सिनबार है HGS, यहाँ पे Hg इसका होता है, Hg का अयस्क होता है, Hg का होता है। और Hg किसको कहते हैं? मरकरी को बोलते हैं, यानी कि पारा को बोलते हैं। पारा, ऑप्शन नंबर बी देखिए दिया है, पारा या फिर मरकरी। मरकरी को ही पारा बोलते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 80। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कार्बन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु या इनमें से कोई नहीं? ये तो सभी को मालूम होगा क्या है, बतलाइए। देखिए यहाँ पे कार्बन क्या है? कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। और कार्बन क्या है बतलाइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधातु, ऑप्शन नंबर बी। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण इज इक्वल विचलन कोण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका जो होता है वो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्राकुंचन दाब लगभग कितना होता है? तो इसका जो होता है 120/80 होता है mmHg, 120/80 mmHg होता है Hg। और इससे कम होता है तो लो बीपी यानी कि हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। और इससे ज़्यादा होता है तो हाइपरटेंशन होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछले कई साल यानी कि 2 से 3 बार आया हुआ ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन BSc नर्सिंग में भी आता है, BSc नर्सिंग में भी आया हुआ है क्वेश्चन यह, और GNM में भी और ANM में भी आया हुआ है। बतलाइए जल्दी से। 30.5 किलो जूल पर मोल, 305 किलो जूल पर मोल, 3.5 किलो जूल पर मोल या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बतलाइए। और एक बार फिर से बतलाते हैं कि सभी जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो सभी नोट्स से ही क्वेश्चन आए हुए थे। साइंस का नोट्स आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 69 रुपीज़ में। उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का मिलेगा, जो कि ANM GNM के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है, आप लोग उसको ले सकते हैं क्योंकि पिछले 3 सालों में देखा गया है तो उसी नोट से क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 30.5 किलो जूल पर मोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं क्या? इसको कहते हैं ध्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन या आवेग? बतलाइए इसका क्या हो जाएगा। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। सिनेप्स इसको कहते हैं, सिनेप्स। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्पाइरोगाइरा में किस प्रकार का जनन होता है? स्पाइरोगाइरा में किस प्रकार का जनन होता है? विखंडन, मुकुलन, अपखंडन या फिर बीजाणु समासंग? यहाँ पे बतलाइए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा इसका, बतलाइए जल्दी से। विखंडन, मुकुलन, अपखंडन या बीजाणु समासंग? तो देखिए यहाँ पे स्पाइरोगाइरा जो है इसमें खंडन विधि होता है, स्पाइरोगाइरा में खंडन विधि से होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में विखंडन दिया है, तो विखंडन किस में होता है? कालाजार के रोगाणु, कालाजार के रोगाणु में विखंडन होता है। लेशमानिया में होता है विखंडन, लेशमानिया में। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुकुलन, और ये विखंडन जो है इसको द्विखंडन भी बोलते हैं। द्विखंडन किस में होता है? कालाजार के रोगाणु और लेशमानिया में होता है। स्पाइरोगाइरा में खंडन होता है, जो कि यहाँ पे देखिए अपखंडन दिया है, इसको काट के खंडन आप लोग बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को। फिर यहाँ पे देखिए मुकुलन दिया है, मुकुलन विधि किस में होता है? और यहाँ से भी क्वेश्चन 100% आता है। देखिए मुकुलन क्या है, मुकुलन किस में होता है? तो जो मुकुलन है वो हाइड्रा में हो जाएगा, हाइड्रा में। और एक और है जो कि ईस्ट में होता है, हाइड्रा और ईस्ट में हो जाएगा मुकुलन, हाइड्रा और ईस्ट में। और बीजाणु जनन,
बीजाणु जनन होता है राइजोपस में। यहाँ पे लिख देते हैं राइजोपस। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? बतलाइए, एक बार इसको फिर से रिवीजन कराते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्पाइरोगाइरा में किस प्रकार का जनन होता है, तो खंडन विधि होता है। अब यहाँ पे आता है कि विखंडन या द्विखंडन किस में होता है, तो कालाजार के रोगाणु और लेशमानिया में होता है द्विखंडन। यहाँ पे है बीजाणु जनन, उससे पहले मुकुलन है, मुकुलन में होता है हाइड्रा और ईस्ट में होता है मुकुलन विधि द्वारा। और बीजाणु जनन है, इसमें राइजोपस होता है, राइजोपस होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? एक बार बतला दीजिए। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? बतला दीजिए। और एक और बात, आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह से कंटेंट मिलता रहेगा आपको फ्री में यूट्यूब पर। और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव के लिंग गुणसूत्र कौन है? मानव के लिंग गुणसूत्र कौन है? सेक्स क्रोमोसोम कौन होता है, बतलाइए। तो सेक्स क्रोमोसोम में होता है यहाँ पे आपको दो, फर्स्ट में कि XX और XY, ये दोनों होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। यानी कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर A दिया है XY और ऑप्शन नंबर B दिया है XX, ये दोनों होते हैं लिंग गुणसूत्र। यानी कि ऑप्शन नंबर C, A और B दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन कब होता है? एक होता है अपचयन और एक होता है उपचयन। अपचयन और एक होता है उपचयन। अपचयन कब होता है और उपचयन कब होता है, दोनों को यहाँ पे समझते हैं। देखिए उपचयन यानी कि रिडक्स, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इसका इंग्लिश नाम भी आप लोग देखते चलिए। और अपचयन मतलब रिडक्शन, रिडक्शन। यहाँ तक तो क्लियर है? उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब देखिए ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, यानी कि यहाँ पे बढ़ता है, हम करते हैं ऑक्सीजन का योग। और हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि हानि होता है, हाइड्रोजन को नीचे की ओर हम एरो देते हैं। देखिए और इसमें जस्ट उल्टा होता है, इसमें हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन जुड़ता है यानी कि बढ़ता है, और ऑक्सीजन जो है वो टूटता है यानी कि घटता है। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो, यहाँ पे देखिए अपचयन, अपचयन ए वाला कंडीशन है रिडक्शन। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो, यह बिल्कुल गलत है, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होता है। ऑप्शन सेकेंड है कि जब हाइड्रोजन की वृद्धि होता है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी है कि जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए आप लोग डी पे कि बी और सी दोनों, बी और सी दोनों सही हो जाएगा जब हाइड्रोजन की वृद्धि होता है और ऑक्सीजन की ह्रास होता है। लेकिन अगर यहाँ पे उपचयन होता है, क्वेश्चन में होता है उपचयन कब होता है, तो इसमें होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की ह्रास होता है, तब उसमें ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? जल्दी से बतलाइए, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? और आप लोग लाइक करते जाइएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण क्रिया जस्ट अभी बतलाया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है यानी कि ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन की ह्रास होता है, तो कौन नहीं है? तो हम लोग देखते हैं। दहन होता है यानी कि ऑक्सीजन का योग इसमें भी होता है, श्वसन में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और भोजन के पाचन में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो नहीं है वो अवक्षेपण हो जाएगा। अवक्षेपण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है? ऑक्सीकरण और रिडक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो बतलाइए। उपचयन और अपचयन यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का, तो बतलाइए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, क्रोमियम। तो धातु को चाकू से काटा जा सकता है, इसका जो होता है एक होता है सोडियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है और एक लिथियम होता है। इस धातु जो है इसको चाकू से काटा जा सकता है। इसका परमाणु क्रमांक को देख लेते हैं। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है और लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। परमाणु क्रमांक यहाँ पे सोडियम 11, पोटेशियम 19 और यहाँ पे लिथियम का 3 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है बताइए जल्दी से? मैग्नीशियम का होता है 12, सल्फ़र का होता है 16 और सोडियम यहाँ पे आप लोग देख लिए, इसका आंसर हो जाएगा, इसका होता है 11 और क्रोमियम जो है इसका होता है 24। यहाँ तक किसी को दिक्कत बताइए?
परमाणु संख्या को भी याद करते जाइएगा। और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आपको मैथ्स का भी नोट्स मिल जाएगा, जिसमें शॉर्ट नोट्स है, उसमें फार्मूला दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन दिया है, जो कि सिर्फ आपको 11 रुपये में मिल जाएगा मैथ का शॉर्ट नोट्स। और साइंस का अगर आपको लेना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा 69 रुपीज़ में, जो कि ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? तो बतलाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं कि किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है। यहाँ पे देखिए sin I अपॉन साइन R, sin I अपॉन साइन R अपॉन साइन I, या फिर sin I इंटू साइन R, या फिर sin I इंटू साइन R। तो यहाँ पे देखिए sin I बटा साइन R होता है, sin R होता है। यहाँ पे यह किसका नियम है? तो स्नेल का नियम होता है, स्नेल का नियम, यह स्नेल का नियम इसको कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। स्नेल का नियम भी इसको कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण है, कौन कौन सा उदाहरण है पादप हार्मोन का? यहाँ पे बतलाइए। पेप्सिन, एड्रेनलिन, ऑक्सिन, या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो देखिए पादप हार्मोन का इसमें उदाहरण है ऑक्सिन हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या हो जाएगा? मान लीजिए ऑक्सिन न देकर कोई और हार्मोन का उदाहरण दे दिया, तो देखिए इसमें होता है ऑक्सिन, इसके बाद होता है जिब्रेलिन, ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, और यहाँ पे साइटोकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, इसके काइनिन होता है, इसके साथ साथ और क्या होता है? एक एब्सिसिक एसिड होता है, एब्सिसिक एसिड, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में एसिड दिया हुआ है, एब्सिसिक एसिड इसका नाम है, और आपसे पूछा है कि हार्मोन क्या है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको एब्सिसिक एसिड को भी याद रखना है। ऑक्सिन हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये सभी पादप हार्मोन का उदाहरण है। ये सभी पादप हार्मोन का उदाहरण है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? तो बतलाइए। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ तक सभी का क्लियर है? तो बतलाइए जल्दी से। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अभी हम इसी क्लास में बतलाए हैं कि मुकुलन द्वारा किस किस में होता है, बतलाइए। और यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, या फिर लेशमानिया, बतलाइए यहाँ पे। तो अमीबा में तो बतलाए थे कि इसमें होता है द्विखंडन, अमीबा में होता है द्विखंडन। लेशमानिया और कालाजार के रोगाणु में बतलाए थे विखंडन होता है, विखंडन इसमें भी होता है, और लेशमानिया में भी होता है। और प्लाज्मोडियम में क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा प्लाज्मोडियम में बतलाइए क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम में हो जाएगा बहुखंडन। यहाँ पे प्लाज्मोडियम में हो जाएगा बहुखंडन। और ईस्ट और हाइड्रा में हो जाएगा, ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बतलाइए यहाँ पे जल्दी से। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने, जगदीश चंद्र बोस ने, या फिर इनमें से किसी ने नहीं? और बतलाइए जल्दी से। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चैनल पर आप लोग नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को इसी तरह से फ्री में कंटेंट आप लोगों को इस चैनल पर मिलेगा। बतलाइए क्या हो जाएगा? और किसी को भी नोट्स खरीदना होगा तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से खरीद सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो इतना ही क्वेश्चन है आज के क्लास में, इतना ही। अब मिलते हैं अगले क्लास में।